हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध की लेकर उपस्थित हूँ। इस निबंध को पढ़ाने से पहले मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल निबंध को भी पढ़ाया है और इससे संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से जो प्रमुख प्रश्न है उसे मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो वो प्रश्न क्या है, इसे आप एक बार जरूर सुन लें। देखिए, प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध में स्थापित लेखक की मान्यताओं को अपने शब्दों में लिखे। यानी लेखक की मान्यताओं का अर्थ है मूल विषय या मूल संवेदना। इस निबंध को मैंने ऑनर्स में पढ़ा था और आज इतने वर्षों के बाद मैं पुनः इस निबंध को आज पढ़ा रही हूँ और यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस निबंध को मैंने इतने वर्षों पहले पढ़ा था और मेरे पास जो नोट्स थे, मैंने उसी नोट्स को फिर से एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ मैंने पढ़ा था उसका आज सही सदुपयोग हो रहा है कि मैं इस निबंध को आज समझा रही हूँ। इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप सबको पढ़ाने का मौका मिला है। देखिए, आरंभ करती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध की पृष्ठभूमि या मूल विषय, यानी पृष्ठभूमि या मूल विषय एक ही है। क्या है? भारतीय संस्कृति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जितने निबंध लिखे हैं उन सभी निबंध का आधार हमारी भारतीय संस्कृति ही है। यह निबंध भारतीय संस्कृति तथा मानव जीवन से जुड़ा हुआ एक ललित निबंध है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जितने निबंध लिखे हैं वे सभी निबंध जो है ललित निबंध कहलाते हैं। और ललित निबंध किसे कहते हैं ये आप स्क्रीन पे देख लें कि आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ललित निबंध किसे कहते हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने विषय को अपने जीवन या किसी अन्य जीवन से जोड़कर समझाने का प्रयास किया है। तो जीवन या किसी अन्य जीवन यानी विभिन्न तथ्यों से जोड़ा है। यहाँ पर उन्होंने जिस विषय को लिया है, यहाँ पर उन्होंने जिस विषय को समझाना चाहा है उस विषय को विभिन्न तथ्यों से जोड़कर समझाने की कोशिश की है। चूंकि आलोच्य विषय बहुत छोटा है परंतु इसका संबंध मानव शरीर से है। तो ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें जो नाखून शब्द है ये बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका संबंध हमारे शरीर से है क्योंकि नाखून हमारे शरीर का ही एक अंग है। निबंधकार आचार्य द्विवेदी जी ने अपने जीवन की एक साधारण घटना से निबंध का आरंभ भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करते हुए आधुनिक वर्तमान सभ्यता की पाशविक वृत्ति, हिंसक वृत्ति, युद्ध की समस्या पर प्रकाश डाला है कि वैज्ञानिक अस्त्र के द्वारा भयानक नरसंहार किया गया है या नरसंहार की तैयारी की जा रही है। निबंध का आरंभ एक छोटी सी घटना से है लेकिन उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति से जोड़ा, इसके साथ ही साथ मनुष्य की हिंसक वृत्ति से जोड़ा है। आज के समय में मनुष्य किस तरह से नरसंहार की तैयारी में लगा हुआ है, यानी मनुष्य की हिंसक वृत्ति इतनी बढ़ गई है, इस बारे में उन्होंने बात कही है। अपनी पुत्री द्वारा पूछे गए प्रश्न, क्या है प्रश्न देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं से आचार्य द्विवेदी जी चिंतित हो उठते हैं। वे यह सोच नहीं पाते हैं और ना ही वे यह जानते हैं कि अभागे नाखून क्यों बढ़ा करते हैं। तो निबंध के आरंभ में ही आचार्य द्विवेदी जी की जो पुत्री है वह प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी छोटी सी बच्ची का एक प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बड़े अजीबोगरीब प्रश्न करते हैं जिस पर हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे कि नाखून बढ़ते हैं, हम लोग नाखून काटते हैं, नाखून फिर बढ़ जाते हैं, लेकिन नाखून क्यों बढ़ जाते हैं इस बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो इस बात को ही लेखक ने बड़े सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है कि हम लोग तो सोच ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। और द्विवेदी जी ने नाखून को क्या कहा है, अभागा कहा है, क्योंकि नाखून जैसे बढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं, नाखून को काट देते हैं। नाखून काट देने पर भी वे निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। द्विवेदी जी ने बताया है कि नाखून कैसे हैं, अभागे तो हैं ही, और कैसे निर्लज अपराधी की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है तो
तो उसके मन में क्या लज्जा बोध होना चाहिए कि उसने बड़ा अपराध कर दिया है। लेकिन यहाँ नाखून जो है निर्लज है, ऐसा एक अपराधी है जो निर्लज है, और नाखून जितनी बार काटा जाए नाखून फिर से बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा है पुनः सेंध पर हाजिर हो जाते हैं। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती है कि इसे बार बार काटा जाता है, यानी बार बार दंड दिया जाता है, फिर भी ये क्या करते हैं, अपराध करते हैं। निबंधकार ने नाखून को दंड स्वीकार करने वाले निर्लज अपराधी के नाम से विभूषित किया है। इस प्रसंग में उन्होंने यह बतलाया है कि नाखून मनुष्य की आदिम शक्ति का परिचायक है। तो इसी प्रसंग में आचार्य द्विवेदी जी ने यह बतलाया है कि नाखून क्या है, हमारी आदिम शक्ति का परिचायक है। यानी जब मनुष्य जंगलों में रहता था, आदिम युग में था, उस समय की शक्ति का परिचायक क्या था, नाखून था। क्योंकि उस वक्त हम सभी क्या थे, जंगल में रहते थे, आदिवासी, और हमें किसी तरह का ज्ञान नहीं था, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो हमारे पास नाखून ही एकमात्र अस्त्र था जिससे जो है मनुष्य अपनी रक्षा करता था। आदिम मानव अपनी रक्षा प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून का ही व्यवहार करता था, परंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव ने नाखून के स्थान पर ढेले, पेड़, हड्डियों का उपयोग करने लगा। तो लेखक ने बताया है कि नाखून हमारी आदिम शक्ति का परिचायक है, क्योंकि आदिम युग में लोगों के पास कोई अस्त्र नहीं था। तो उस समय जो मानव थे वे अपनी रक्षा करने के लिए और दुश्मनों से खुद को बचाने के लिए क्या करते थे, नाखून का व्यवहार करते थे अस्त्र के रूप में अपनी रक्षा के लिए। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती गई, लोगों ने पेड़, ढेला, हड्डी, इन सारी चीजों को अस्त्र के रूप में व्यवहार किया। तो यहाँ पर लेखक ने इस बात को बताया है, और आपने निबंध को पढ़ा होगा तो वहां पर राम की वानर सेना का उल्लेख इसी प्रसंग में किया गया है। निबंधकार का विचार है कि इन हड्डी के हथियारों में और सबसे ऐतिहासिक अस्त्र देवताओं का वज्र था, जो दधीची मुनि की हड्डियों से निर्मित था। तो लेखक ने यहां बताया है कि सबसे पुराना और ऐतिहासिक अस्त्र क्या था, वज्र था। और यह वज्र किसका अस्त्र है, देवराज इंद्र का अस्त्र है। आप लोगों ने एक वृत्तासुर नामक राक्षस की कहानी सुनी ही होगी कि वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए जो है वज्र नामक अस्त्र का निर्माण हुआ था, और इस अस्त्र का निर्माण जो है दधीची नामक ऋषि के हड्डियों से हुआ था। इसके बाद अर्थात परवर्ती समय में मनुष्य ने धातु, लोहे के अस्त्रों का प्रयोग करना सीखा, और समय के साथ साथ जो है लोगों ने लोहे का भी प्रयोग सीखा। क्योंकि आरंभिक समय में हम लोग कहीं भी लोहे का किसी भी वस्तु का नाम कहिए या लोहे का अस्त्र, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं पाते हैं। इसलिए देखिएगा इतिहास में एक लौह युग आया, यानी लोहे का जब लोगों ने प्रयोग सीखा तो वह युग जो है लौह युग कहलाया। इस प्रकार इतिहास की गति के साथ साथ मानव ने बमों, बम वर्षक, वायुयानों को अपनाया। इतना ही नहीं, एटम बम को मनुष्य ने प्रमुख अस्त्र के रूप में स्वीकार किया। तो जैसे जैसे समय ने गति पकड़ा, हम मानव ने विभिन्न प्रकार के बमों का आविष्कार किया, और जिसमें से एक प्रमुख बम क्या है, एटम बम। आप सभी जानते हैं एटम बम के बारे में। और यह एटम बम सबसे पहले कहाँ गिराया गया था, और इस एटम बम को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराकर उस शहर को ध्वंस कर दिया। निबंधकार ने यह संकेत किया है कि आदिम काल से लेकर वर्तमान काल तक मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति का विकास होता आया है। तो निबंधकार ने बताया है कि आदिम युग में ही लोग हिंसक थे, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान समय में भी लोगों की हिंसक वृत्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है। मनुष्य की हिंसक वृत्ति, पाशविक वृत्ति का विकास अब भी हो रहा है, परंतु प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र नाखून से वंचित नहीं कर रही है, जो यह स्मरण दिलाती है कि मनुष्य आज भी पशु की तरह नख दंतवालंबी जीव है, परंतु वह आज भी नाखून काटे जा रहा है। इस तरह से मनुष्य की हिंसक वृत्ति जो है आदिम युग से वर्तमान समय तक चली आ रही है। भले ही मनुष्य नाखून काटता हो, लेकिन नाखून काटने पर भी नाखून और दांत आज भी उसके अस्त्र के रूप में है। निबंधकार का यह विचार है कि मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है कि उसके भीतर बर्बर युग, आदिम युग का कोई अवशेष रह जाए। यह उसके लिए असहनीय है।
आचार्य द्विवेदी जी का विचार है कि मनुष्य के अंदर आदिम काल से व्याप्त हिंसात्मक वृत्ति आधुनिक काल में नहीं मिटी। इसी संदर्भ में उन्होंने वैज्ञानिक अस्त्रों से हुए हिरोशिमा में भयानक नरसंहार का उल्लेख करते हुए बतलाया है कि नाखून के केवल मात्र काट देने से मनुष्य की पशुता बर्बरता कम नहीं हुई, नाखून का बढ़ना इस सत्य का ज्वलंत प्रमाण है। तो लेखक ने बताया है कि आदिम युग में मनुष्य के अंदर जो हिंसक प्रवृत्ति थी, वर्तमान युग में भी वह हिंसक प्रवृत्ति देखी जा रही है, और जिसका प्रमाण हम लोग कहाँ देखते हैं? हिरोशिमा शहर में देखते हैं, जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है एटम बम फेंका गया था। तो इस तरह से सिर्फ नाखून काट लेने से मनुष्य की हिंसक वृत्ति, मनुष्य की पाशविक वृत्ति समाप्त हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका ज्वलंत प्रमाण हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एटम बम के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी शहर को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद जो है निबंधकार ने वात्स्यायन के कामसूत्र का उल्लेख किया है, जहां पर यह बताया गया था कि प्राचीन समय में लोग किस तरह से अपने नाखूनों को तरह तरह से सजाकर रखते थे। निबंधकार का कहना है कि वात्स्यायन के कामसूत्र में उल्लेख किया गया है कि 2000 वर्ष पूर्व भारतवासी नाखून को जमकर सजाता था। नाखून को त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों में सजाया जाता था। इस प्रकार भारतवासी ने नाखून को, जो हिंसा पशुता का प्रतीक है, उसे भी सजा सवार कर मनुष्योचित बनाकर रखा। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि केश के बढ़ने, दांत का दोबारा उठने तथा पलकों के गिरने की भांति नाखून का बढ़ना सहजात वृत्ति है। तो सहजात वृत्ति यानी मूल वृत्ति है। तो यहाँ पर द्विवेदी जी ने बतलाया है कि प्राचीन समय में हमारे देश के जो लोग थे वे नाखूनों को सजा कर रखते थे, यानी यह हिंसक वृत्ति का परिचायक ये जो नाखून है, इसे भी लोग सजा संवार कर रखते थे। इसके साथ ही साथ यह भी उन्होंने बतलाया है कि जिस तरह से हमारे केस बढ़ते हैं, हमारे दांत टूट कर फिर निकलते हैं, हमारे पलकों का जो गिरना है, ठीक इसी तरह से नाखून का बढ़ना भी क्या है? सहजात वृत्ति यानी मूल वृत्ति है। हमारी भाषा शास्त्र में भी इसके उदाहरण मिलते हैं, परंतु मनुष्य यह नहीं सोचता है कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है, परंतु नाखून काटना उसकी मनुष्यता की निशानी है। यानी नाखून का बढ़ना यह सहजात वृत्ति है, मूल वृत्ति है, लेकिन नाखून का काटना उसकी मनुष्यता की निशानी है। निबंधकार के अनुसार उस निर्बोध बालिका का प्रश्न मानो संपूर्ण मानव जाति से ही है। मनुष्य पशुत्व को छोड़ चुका है, परंतु पशुत्व के चिन्ह मनुष्य के भीतर अब भी अवशेष हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ मनुष्य जो है अपनी हिंसक वृत्ति को कम करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी पशुत्व की निशानी जो है, उसका जो नाखून का बढ़ना आज भी विद्यमान है, आज भी मनुष्य के भीतर अवशेष है। भारतीय संस्कृति तथा परंपरा महिमामयी। अब यहाँ पर निबंधकार जी ने भारतीय संस्कृति की महिमा के बारे में बताया है। क्या बताया है? देखिए, स्व के प्रति भारतीय संस्कृति का आकर्षण तथा मोह को निर्विवाद रूप से स्वीकारा जाता है। यानी स्व के प्रति हम भारतीयों का कितना आकर्षण है, कितना मोह है, इस बात को उन्होंने बताया है। भारतीय स्व के बंधन से निर्देशित तथा परिचालित होता है। आचार्य द्विवेदी जी का कहना है कि स्वाधीनता का अर्थ अपने अधीनता में रहना है। यानी जब हम लोग स्वाधीनता की बात बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? स्व के अधीन। स्वाधीनता में क्या है? स्व और अधीनता यानी खुद के अधीन रहना, यह भाव छिपा हुआ है, यह अर्थ उस शब्द के अंदर निहित है। जब तक मनुष्य अपने इंद्रियों को स्वाधीन नहीं करेगा तब तक वह स्वाधीन है, परंतु स्वाधीनता का अर्थ उस श्रृंखलता नहीं है। यानी जब तक हम अपने इंद्रियों को, हमारी 5 इंद्रियां हैं, आप सभी जानते हैं क्या क्या 5 इंद्रियां हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो हम इन 5 इंद्रियों को जब तक अपने अधीन रखते हैं तभी तक इस स्वाधीनता का सही अर्थ है। लेकिन जैसे ही हम इन इंद्रियों के अधीन हो जाएंगे तब फिर स्वाधीनता का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यानी स्वाधीनता का अर्थ खुद के अधीन रहना, उच्छृंखल होना कतई नहीं है। स्वराज्य मिल जाने के बाद हमारे देश के नेता, विचारशील नागरिक यह सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे शास्त्रों में इससे पूर्व ही इस समस्या पर नाना पहलुओं तथा प्रकार से विचार किया गया है। स्वाधीन होकर भी मनुष्य अपनी अधीनता में रहता है, वह इंद्रिय लोलुप नहीं होता है।
यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो स्वाधीन होते हैं वे अपने इंद्रियों को अपने अधीन रखते हैं, वे इंद्रिय लोलुप नहीं होते हैं। निबंधकार ने यह संकेत किया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते हैं। यह कथन किसका है? कालिदास जी का है। तो निबंधकार ने कालिदास के किस कथन को समझाया है कि जो कुछ पुराना है वह सभी अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है, और नया सब खराब होगा, ऐसी बात नहीं है। यानी कुछ पुरानी बातें बुरी हो सकती है और कुछ नई बातें अच्छी भी हो सकती है। तो जो पुरानी बातें हमारे लिए उपयुक्त नहीं है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, और जो नई बातें हमारे लिए सही है, सटीक है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तभी जो है हम सही रास्ते पर अग्रसर हो सकेंगे। जो पुरानी सांस्कृतिक परंपरा आधुनिक समाज के लिए उपयोगी है उसे अवश्य मनुष्य को अपनाना चाहिए। यानी जो पुरानी बातें, जो पुरानी संस्कृति हमारे लिए सही है, उपयोगी है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो पुरानी बातें हमारे लिए अनुपयोगी है, जिसका आज कोई अर्थ नहीं है, उसे त्याग देने में ही हमारी भलाई है। निबंधकार का विचार है कि यदि हमारे पूर्व संचित भंडार में से हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे अधिक उचित और क्या हो सकता है। अपने ही बंधनों से अपने को बांधना ही समस्त वर्णों एवं जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। महाभारत में निर्वैर, सत्य और अक्रोध जैसे जीवन मूल्यों का उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध मानव चरित्र से है। तो निर्वैर मतलब वैर का अभाव, यानी दुश्मनी का अभाव। तो महाभारत में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि निर्वैर यानी जहां दुश्मनी का अभाव है, सत्य और अक्रोध यानी क्रोध का अभाव, इस बात को स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए आचार्य द्विवेदी जी ने बताया है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह व्यक्तिगत सुख दुख को त्याग कर समष्टि के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। मनुष्य की मनुष्यता क्या है कि वह दूसरों के सुख दुख को समझे, दूसरों के दुख से दुखी हो, दूसरों के सुख से प्रसन्न हो। यही तो मनुष्यता है। यदि हम दूसरों के दुख को देखकर प्रसन्न होते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे भीतर मनुष्यता नाम की कोई चीज है ही नहीं, हम मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं हैं। यानी जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दुख सुख से ऊपर उठता है, समष्टि के सुख दुख को अपनाता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में मनुष्य कहलाता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। निसंदेह भारतीय स्व के बंधन से निर्देशित तथा परिचालित होते हैं। अपने आप पर स्वयं द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। यानी हमारी संस्कृति की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि हम अपने ऊपर खुद का बंधन डालते हैं, यानी अपने इंद्रियों को अपने अधीन रखते हैं। यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम उच्छृंखल ना हो, इंद्रिय लोलुप ना बने, अपने इंद्रियों को अपने अधीन करें, तभी हमारी आत्मोन्नति संभव है। तो यह हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारी संस्कृति में हमेशा यही शिक्षा दी गई है कि स्व के अधीन रहें, अपने इंद्रियों को अपने अधीन रखें, इंद्रियों के अधीन कभी ना रहें। आज के औद्योगिक युग में मानव को सुखी बनाने के लिए मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ की नीति लागू की जा रही है, तो कहीं भीषण नरसंहार की तैयारी हो रही है। दूसरी ओर ऐसे भी महात्मा है जो आत्मविकास के द्वारा मानव को सुखी बनाने के लिए तत्पर हैं। उनकी वाणी आज भी मनुष्यों को प्रेरणा देती है। निबंधकार ने यह बताया है कि आधुनिक युग का क्या सिद्धांत है। मशीन बैठाओ यानी कल कारखाने स्थापित करो और उत्पादन बढ़ाओ, यानी जितना उत्पादन बढ़ेगा मनुष्य उतना सुखी होगा। यानी मनुष्य को भौतिकता की ओर अग्रसर किया जा रहा है, मनुष्य को वस्तुवादी बनाया जा रहा है, मनुष्य उपभोक्तावादी बन रहा है। लेकिन मनुष्य को सच्चा सुख कब प्राप्त होता है? जब उसकी आत्मा का विकास होता है। यानी बाहरी वस्तुओं से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिलता है। मनुष्य को सच्चा सुख कब मिलता है? उसकी आत्मा का विकास हो, जब आत्मोन्नति होती है तब जाकर मनुष्य को सच्चा सुख मिलता है। तो निबंधकार ने यह बतलाया है कि एक तरफ तो मशीन बैठाओ और उत्पादन बढ़ाओ की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी महात्मा हैं जो मनुष्यों के आत्मा के विकास के लिए क्या कर रहे हैं? प्रयत्नशील हैं। उनके उपदेश जो है हमारे लिए प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं, उनके उपदेश हमारे लिए प्रेरणादायक है। आचार्य द्विवेदी जी ने यह भी बतलाया है कि एक समय ऐसा आएगा जिस दिन नाखून स्वयं झड़ जाएंगे, क्योंकि उस समय मनुष्य को नाखून की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही मनुष्य की पाश्विक वृत्ति का भी अंत हो जाएगा। नाखून काटना मनुष्य का स्वधर्म है।
मार काट नर हत्या से उसे सफलता तो मिल सकती है, परंतु वह निश्चित तथा सत्य नहीं होगी। तो लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं कि नाखून का काटना मनुष्य का खुद का धर्म है, खुद का कर्तव्य है। यहाँ धर्म का अर्थ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म से नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है कर्तव्य, यानी हम अपने पाश्विक वृत्ति को क्या करते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, अपने पशुता को मिटाना चाहते हैं, इसलिए हम नाखून काटते हैं। ये हमारा स्वयं का कर्तव्य है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बतलाया है कि मार काट, नर हत्या, इन सारी चीजों से हमें सफलता मिल सकती है, लेकिन वह सफलता चिरस्थायी कभी नहीं होगी, वह क्षणिक सफलता है। मनुष्य किसी आकांक्षा का गुलाम होकर युद्ध का सहारा लेकर सफलता प्राप्त करना चाहता है। मनुष्य सबसे प्रेम करके अपने मनुष्यत्व गुण को बढ़ाकर अपनी मनुष्यता को चरितार्थ करता है। मनुष्य की चरितार्थता मैत्री, प्रेम, त्याग, मंगल कामना में है। यानी मनुष्य कब कहलाता है, जब उसके अंदर प्रेम हो, जब उसके अंदर मैत्री भाव हो, जब वह लोगों की मंगल कामना करे। निबंधकार का विचार है कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। साथ ही यदि नाखून का बढ़ना मनुष्य की पाश्विक वृत्ति का बढ़ना है तो मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो लेखक को यह विश्वास है कि मनुष्य जो है वह अपनी पाश्विक वृत्ति को बढ़ने नहीं देगा। उसके भीतर अच्छाई है, वह अच्छाइयां उसके जीवन को सुंदर बनाएगी। आचार्य द्विवेदी जी ने गवेषणात्मक शैली में नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में विचारों की व्यापकता, गंभीरता को इतने रोचक ढंग से व्यक्त किया है, जिससे प्रस्तुत निबंध के भाव तथा शिल्प के क्षेत्र में लालित्य आ गया है। तो आचार्य द्विवेदी जी का यह निबंध किस शैली में लिखा गया, गवेषणात्मक शैली में लिखा गया है। और उन्होंने जिस तरह से इस निबंध में अपने विचारों को व्यक्त किया है, जिस तरह से उदाहरण के द्वारा सारी बातों को समझाया है कि उनके भाव और शिल्प में क्या देखते हैं, लालित्य का भाव देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।